स्टूडेंट कैसे हो? आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम के लिए हम क्या देखेंगे कि इसमें हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है और कॉम्प्लेक्स सर्किट में जितने भी कंपोनेंट है, जैसे ये वाला रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, इन सभी कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज और करंट निकालते हैं किरचॉफ के नियम के द्वारा। तो इसमें कुछ रूल है, इसके दो नियम होते हैं, दोनों रूलों को हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होता है, जिसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक बैटरी लगी हो और 2 या 2 से अधिक आपके कंपोनेंट लगे हों, वो कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। जैसे रेडियो ट्रांजिस्टर के पीछे का सर्किट, वो आप एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। ठीक है, इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं जंक्शन, ब्रांच और लूप क्या होती है, पहले हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जंक्शन की। बेटे जंक्शन क्या होता है? जंक्शन में आप समझ लो प्यारे बच्चों, जंक्शन के लिए अब मैं आपको बता देता हूं क्या होता है जंक्शन के लिए। देखिए बेटे जंक्शन क्या होता है। जंक्शन में सबसे पहले आप यहां पर मैं आपको जंक्शन लिख ही लेता हूं यहां पर। और एक सर्किट में जंक्शन को कैसे पहचानें? देखिए, जहां पर कम से कम 2 या 3 तार, कम से कम 2 या कम से कम 3 तार जुड़े हों, जैसे एक तार ये आ गया, एक तार ये आया, या एक तार ये आया, एक तार ये आया, तो ये जंक्शन बन गया। ये क्या बन गया? जंक्शन बन गया। एक बच्चा कहेगा सर चलो जंक्शन को मैंने J1 मान लिया। आपने बोला कि कम से कम 3 तार, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अच्छा, एक बच्चा कहेगा सर ये रहा जंक्शन, ये तो 2 ही है। खैर, लेकिन प्यारे बच्चों ये 2 नहीं, ये तो एक ही तार है, ये एक मोड़ है, जंक्शन नहीं है। यहां पर देखते हैं, एक तार ये आया, एक तार ये, एक ये, देखो 3 तार आएंगे, ये जंक्शन मान लो J2। क्या मान लो? J2 मान लो। और बताओ क्या जंक्शन ये है? ये नहीं है, ये तो एक मोड़ है। क्या ये जंक्शन है? यस। एक तार ये आया, एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, तो प्यारे बच्चों ये जंक्शन हो गया J3। इसमें मुझे 3 जंक्शन मिले, इसमें मुझे क्या मिले? 3 जंक्शन मिले। तो जंक्शन में क्या होता है? तो जंक्शन में कहा कम से कम 3 तार, कम से कम 3 तार। कितने तार? 3 तार, कम से कम 3 तार। तो हमारे जंक्शन कौन कौन से हो गए? J1 हो गया, कोमा J2 हो गया, वह क्या होगा बेटे प्यारे बच्चों? J3 हो गया। ठीक है, अब जंक्शन तो आपने पता लगा लिया, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, मतलब जंक्शन को पता लगाकर हम क्या देख सकते हैं। देखिए, हमेशा जंक्शन पर करंट बढ़ती है, ध्यान रखना। जंक्शन पर करंट डिवाइड्स होती है या जुड़ती है, जैसे आप चाहो। जैसे मान के चलो एक करंट यहां आई, ठीक है, तो ये करंट मान लो 5 एम्पियर की करंट है, तो कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। तो जंक्शन पर क्या होती है? करंट जो है क्या होती है? बटती है। जंक्शन पर करंट बटती है। जंक्शन पर करंट क्या होती है? बटती है या जुड़ भी जाती है। जैसे ऐसे मान लो भाई 2 एम्पियर की करंट यहां से है, इधर से 2 एम्पियर की है, इधर से 2 एम्पियर की, तो इधर कितनी जाएगी? 4 एम्पियर की जाएगी। तो जंक्शन पर करंट जो है, जंक्शन पर करंट बटती है। या आप इसे ऐसा मान लो कि जंक्शन पर किरचॉफ का पहला नियम लगता है ना? ये अच्छा रहेगा। अब पहला नियम क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जंक्शन पर किरचॉफ का पहला नियम लगता है, ये अच्छा रहेगा लिखना। ये ठीक नहीं रहेगी बात लिखनी। तो जंक्शन पर किरचॉफ का पहला नियम लगता है। अब पहला नियम वो बताया जाएगा क्या होता, पहला नियम लगता है। लेकिन बस मेरा मकसद ये है कि आप पहले जंक्शन समझ लो क्या होता है। जंक्शन में कम से कम 2 या 3 या 3 से अधिक तार एक साथ मिलते हैं, वो जंक्शन होता है। प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम ब्रांच की। किसकी? ब्रांच की। अब बेटे ब्रांच क्या होती है? ब्रांच जिसे हम शाखा बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? हम शाखा बोलते हैं। जंक्शन को हिंदी में हम संधि बोलते हैं। हिंदी माध्यम के बच्चे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए। अब ब्रांच या शाखा क्या होती है? देखिए, जंक्शन से जंक्शन के बीच की दूरी। जैसे अब अगर मैं बात करूं भी जंक्शन से जंक्शन के बीच की दूरी, ये रही देखो, J1 से J2। एक बच्चा कहेगा सर ये भी तो है, एक यहां से लेकर यहां, ये भी है, तो ये ब्रांच है। क्या है? अगर मैं इनके नाम ले लूं A से D, देखो A से D, ब्रांच क्या होगा? जंक्शन से जंक्शन के बीच की दूरी। लिख लो पहले ये बात, जंक्शन से जंक्शन के बीच की दूरी, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच की दूरी, दूसरे जंक्शन से बीच की दूरी।
बीच की दूरी। अब देखो बीच की दूरी कौन कौन सी, ये आपकी ब्रांच हो जाती है। ब्रांच में कैसे, जैसे ए से डी हो गया एक, ये रहा J1 से J2 है ना, तो ए से डी एक ब्रांच होगी हमारी, एक होगा DCBA ब्रांच होगी, क्योंकि J1 से लेकर J2 तक ये वाली, तो ये भी आपकी ब्रांच होगी आपकी DCBA। एक बच्चा कहेगा सर ABCD उल्टी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ब्रांच होगी आपकी D से D, D से G, ये वाली J1 से J3 के बीच, J1 से J3 के बीच, तो क्या हो जाएगा D से G। एक हो जाएगा आपका DEFG, ये वाली ब्रांच उल्टी भी होती है DEFG, क्योंकि J1 से J3 है ना, तो इसे भी लिख लो DEFG। ये सब ब्रांच की बात हो रही है बेटे, DEFG। एक ब्रांच आपकी प्यारे बच्चों ये भी है, जैसे J2 से J3, J2 से J3 कैसे कैसे AHG, J2 से J3 ये हो जाएगी बेटे AHG। ये सब ब्रांच है, ये क्या है, ये ब्रांच है। अभी आपको समझ में आना इतना आया होगा कि जंक्शन का पता लग गया है कम से कम 3 तार, ओके, और ब्रांच का पता लग गया है कि जंक्शन से जंक्शन के बीच की दूरी। जो संधि है या जंक्शन है वहां पर किरचॉफ का पहला नियम लगता है। और ब्रांच की खासियत ये होती है कि ब्रांच में सेम करंट बहता है। अगर हमने किसी सर्किट में एक ब्रांच को पता लगा लिया कि ये ब्रांच यहां से यहां तक है, तो आप वहां ये पता लगा सकते हो कि इसमें करंट सेम बहेगा। जैसे J1 से लेकर J2 तक यहां तक आए हम, DCBA तक, तो इसका मतलब ये होगा करंट यहाँ पर आई जा रही है तो आई सारे में यहाँ तक आएगी, और J2 के बाद में करंट बढ़ जाएगी, या यहाँ नियम लग जाएगा आपका कहाँ। तो कोई बच्चा कह लगेगा सर इसमें बताओ BC में, यहाँ BC में जो करंट यहाँ से शुरू हुई है वो सब में सेम ही रहेगी, यानी ब्रांच में करंट सेम बहती है। अगर ये बात लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ब्रांच में करंट सेम बहती है, ब्रांच में करंट सेम बहती है, करंट क्या बहती है, सेम बहती है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, पहले थोड़ा ध्यान रख लो प्यारे बच्चों। इसको मैं समझाने के लिए मकसद यही है मेरा, ये कोई पेपर में तो लिखना नहीं होता, इनका मतलब एक सर्किट सोल्व करने आ जाए यहाँ पर बस, और कुछ नहीं है ना। क्योंकि किरचॉफ का नियम जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां 2 नियम लगते हैं, डायरेक्ट 2 मिनट में बात खत्म हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये आना बहुत जरूरी है ना। जंक्शन ब्रांच क्या होती है, अब लूप, लूप को देख लो बेटे क्या होता है, लूप, लूप भी तो है, आ जाओ बेटे लूप के लिए। लूप में क्या होता है, लूप का मतलब होता है, इसे बोलते हैं पास, बंद पास बोलते हैं, कहने में तो ये होता है क्लोज लूप है, बंद पास क्या होता है, जहां से चले वहीं पहुंच जाओ। जैसे DEFGT, जहां से चले वहीं आ जाओ, तो वो हो गया आपका क्या है, DEFGD, ये आपकी एक लूप बन गया। एक बच्चा कहेगा सर ये भी है ADGHA, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका एक बास हो गया। एक ही हो गया BCDAB, एक ही हो गया BCDAB, जहां से चले वहीं तक पहुंच जाओ, वो आपका एक बास होता है। और सुन लो, एक बच्चा कहेगा सर BCDGHAB, ये भी तो एक आपका पास है। हाँ, ये एक बड़ा पास हो गया बेटे, मैं कब मना कर रहा हूँ, लिख लो BCDGHAB, ये भी एक ब्रांच, ये भी आपका पास होगा BCDGHAB, तो इसका मतलब ये भी पास होगा। अब एक पास से या बंद पास से या लूप से क्या मतलब है, एक्चुअल में क्या होता है बेटा, इसमें हमने अपनी करंट को मानते हैं, अपनी करंट अपना मानते हैं। जैसे हमने मान ली कि ये वाली एक लूप है DEFGD, तो मैंने इसमें पूरे में एक लूप में करंट मान ली मैंने I1, तो अब इसमें पूरी करंट I1 बह रही है, क्लियर। ये सब अपना, जैसे ये वाली एक पूरा ADGHA, इसमें मैंने ऐसा मान ली, किधर भी मान सकते हो। कोई बच्चा कहेगा सर इधर मानी आपने, मैं तो इधर मानूंगा, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब ही आगे चलकर आपको सोल्व होने वाले, ये सब आगे चलकर आपको पता लगने वाला है कि कौन से क्या चीज आ रही है सामने, क्लियर स्टूडेंट। तो अब मैं बस इतना समझ सकता हूं, ये 8 से 9 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको जंक्शन ब्रांच लूप के बारे में थोड़ी बात जानकारी हुई ना हुई। एक बार फिर बता रहा हूं, जंक्शन बेटे वे होती जहां पर कम से कम 3 या 3 से ज्यादा तार आपस में एकदम जुड़े मिले आपको, ठीक है। जंक्शन में करंट बढ़ जाती है या किरचॉफ का पहला नियम लगता है। फिर होती है ब्रांच, जंक्शन से जंक्शन के बीच की दूरी ब्रांच होती है और ब्रांच में सेम करंट बहता है। अब फिर आती है लूप, लूप जहां से शुरू हुई वहीं पर खत्म हो जाता है, वो लूप होता है। लूप में जो अपनी करंट को हम एजम्पशन करते हैं, अपनी करंट मानते हैं, है ना। एक लूप में कंप्लीट अपनी करंट हम उसमें एजम्पशन करते हैं, वो कंप्लीट करंट एक लूप में जो है अपने हिसाब से बहती है,
कोई बच्चा कहेगा सर थोड़ा इंप्लीमेंटेशन करके दिखाओ, थोड़ा सा और इसके क्वेश्चन करके दिखाओ, तो अब वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको पहले किरचॉफ के नियम बताऊंगा, उसके बाद में फिर 2 दिन भैया यही चलेगा, है ना। कम से कम 2 क्लास आएंगे आपके न्यूमेरिकल के ऊपर, इसी के ऊपर, सर्किट के ऊपर। अब उम्मीद यह है कि इस चैप्टर से मैं आपको समझा रहा हूं, कम से कम भाई 5 क्लास बच रही है बस गिनती की। 5 क्लास में तीसरे चैप्टर की कंप्लीट वीडियो हो जाएंगी, आराम से देखते रहना भाई। मैंने यूट्यूब पे अपलोड करके रख दिए। अब बात आती है कि किरचॉफ के नियम कायदे में हम किस तरीके से पढ़ेंगे। ये नियम है हमारे किरचॉफ के नियम, उन्हें देखते हैं कैसे करेंगे। ये हमारे पास में है। अब देखिए, अभी देखो मैंने इस तरीके से आपको देखिए किरचॉफ का पहला नियम क्या है। किरचॉफ का पहला नियम अथवा संधि का नियम, पहला नियम अथवा संधि का नियम, संधि का नियम, पहला नियम अथवा संधि का नियम, फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल। फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल, इसे जंक्शन रूल भी कह देते हैं। संधि का नियम भी पहला नियम यही होता है। और मैंने आपको पहले बताया, जब मैं आपको जंक्शन बता रहा था कि पहले नियम में इसकी हम जानकारी करेंगे क्या होगा। देखिए, जैसे सपोज मैंने आपको बताया, जैसे यहां पर ये इस तरीके से 2 करंट आई आ गई और यहां से इस तरीके से करंट बटनी शुरू हो गई। तो जितनी करंट यहां पर आएगी उतनी करंट यहां से बढ़ जाएगी। मान लो यहां से 20 करंट आई तो 20 करंट इधर बढ़ जाएगी, यानी इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। मान लो ये आपका I1 और ये क्या है आपका I2, ये आपका I3, प्यारे बच्चों ये क्या आपका I4 और प्यारे बच्चों ये क्या आपका I5। सब में मैंने करंट, इनकमिंग करंट इक्वल टू, ये किसने बताया था, इनकमिंग करंट, ये किसने बताया था, किरचॉफ ने बताया था कि किसी भी संधि पर आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। ये संधि है, ये जंक्शन है, किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, यानी कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट। ये इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। अब इनकमिंग करंट का मतलब ये हो जाएगा कि I1 प्लस I2 और आउटगोइंग करंट का मतलब हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। ये हो जाएगा आपका आउटगोइंग करंट। प्यारे बच्चों, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये है आपका क्या, ये आपका पहला नियम है या संधि का नियम है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कई बार कि I1 प्लस I2, इधर ले लो माइनस के I3, माइनस के I4 और माइनस के I5 बराबर 0। तो ये एक एल्जेब्रिक सम मानते हैं। तो किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। इसे कई बार सिग्मा I बराबर 0 लिख देते हैं, यहीं से निकल कर आता है वो सब कुछ। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ये बात आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, छोटी सी है लेकिन है बहुत बढ़िया। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग क्या बेटे, धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। योग क्या होता है, 0 होता है। बात आती है, ये आपका पहला नियम खत्म हो जाता है, यानी किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। नियम अभी दूसरा बच रहा है। किरचॉफ के सिर्फ 2 नियम होते हैं। पहला नियम, इसको पहला नियम भी बोल देते हैं अथवा संधि का नियम भी बोल देते हैं। दूसरा नियम अथवा पास का नियम, ठीक है। ये और मैं आपको बताता हूं। डियर स्टूडेंट, एक बात और भी ध्यान रख लेना, मैं इसमें ये बताना भूल गया हूं कि जैसे मान लो कोई करंट यहां पर आई, करंट आई यानी कि आवेश आया,
और जो आवेश है वो इतने आवेश इधर चला जाए। मान लो यहाँ पे 20 कूलाम आवेश है तो 20 कूलाम इधर निकल जाएगा, चाहे इनमें बट के निकले वो अलग चीज है, लेकिन आवेश जो है इस संधि पर खत्म नहीं होगा या कहीं रुकेगा नहीं, जितना आया उतना आवेश चला जाएगा। तो यह आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। किस पर होता है, इस बात को ध्यान रख लेना। कई बार आया था कि किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित होता है, तो किरचॉफ का पहला नियम जो है वह आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। इस बात को लिख लेना। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है। मैं प्यारे बच्चों इसमें ना दूसरे नियम को बताने से पहले उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं आपको इसमें यह बता देता हूं कि अभी इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे सपोज इस तरीके से ये एक करंट है, ये 5 एम्पियर की करंट आई, ये 7 एम्पियर की इधर से आई, ये 2 एम्पियर की इधर से निकल गई। ठीक है, 1 एम्पियर की इधर से आई। तो बताओ इधर से जाने वाली जो करंट होगी इसका मान क्या होगा। एक बच्चा कहेगा भाई जितनी भी करंट आ रही हैं बराबर जाने वाली करंट। तो आने वाली करंट कौन कौन सी है, आने वाली करंट 3 दिख रही है, 5, 7 और 1। 5, 7 व 1 एम्पियर की। जाने वाली करंट कितनी है, 2 व 1, 2 प्लस आई, 2 प्लस आई, आई का मान तो निकालना। तो 7, 5, 12, 7 और 5 12, 12 प्लस 1 13 और ये हो जाएगा 2 प्लस आई। तो प्यारे बच्चों ये जो 2 है इधर निकलने के बाद में इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 2 बराबर आई की वैल्यू हो जाएगी 11 एम्पियर। तो 11 एम्पियर की जो करंट है वो बेटे इधर से निकलेगी। कितनी निकलेगी, 11 एम्पियर की करंट वो इधर से निकल जाएगी। तो कुल मिलाकर के बात बड़ी यही है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 एम्पियर करंट इधर, 7 की इधर आ रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, 1 एम्पियर की इधर है, 5, 7, 12 1 13 एम्पियर। तो 2 की इधर निकल ली है, आई की इधर आ गई, तो 13 2 प्लस आई, तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 2 बराबर 11 एम्पियर। तो कुल मिलाकर के इतनी करंट हमारी इसमें आ रही है। क्लियर। तो अब बात क्या आती है निकल के, अब जो है ये होगा तुम्हारा आई की वैल्यू होगी 11 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी हो गई, 11 एम्पियर हो गई। ठीक। तो इस तरीके से इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, उसको हमें देखना होता है। प्यारे बच्चों बात आती है हमारी निकल के दूसरा नियम अथवा पास का नियम जो है वो क्या होता है। ठीक है, उसको मैं अभी आपको बताने वाला हूं और वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। दूसरा नियम अथवा पास का नियम भी आज ही मैं इसकी वीडियो दे रहा हूं, उसको आपको ध्यान में रखना। ओके, थैंक यू वेरी मच।